हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में जो हम लोगों ने पक्की तलपड़ यानी कि आर्थिक चिट्ठा पढ़ा था, उसका हम इक्विटी और दायित्व पक्ष वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्थिक चिट्ठा के दो भाग होते हैं। एक होता है इक्विटी दायित्व, जिसको मैंने पूंजी दायित्व का नाम दिया था, और एक होता है हमारा संपत्ति पक्ष। ठीक है, और उन दोनों को ही हम दो अलग अलग फॉर्मेट की यानी दो अलग अलग क्वेश्चन की वजह से सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की वजह से मतलब क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, ताकि तुम्हें जो फॉर्मेट है वो पूरा क्लियर हो जाए, और जब बड़ा क्वेश्चन एक साथ करने के लिए आए तो वहां पे तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले, अगर तुम लोगों ने फॉर्मेट नहीं देखा है या फॉर्मेट नहीं पढ़ा है, तो फॉर्मेट देख लेना। उसका वीडियो जो ये ऊपर तुम्हारा ये आई कार्ड है उसमें होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, वहां दोनों जगह से तुम देख के उसको तैयार कर सकते हो। पहले वो फॉर्मेट जरूर देखना, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, अगर नहीं देखा हो तो बिल्कुल भी ये वीडियो मत देखना तुम लोग, और देखा हो तभी देखना। ठीक है, और अगर आता है तो अच्छी बात है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट। ठीक है, और फॉर्मेट का किस चीज का है, पहले वो सवाल हम पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं। सवाल में लिखा है, निम्नलिखित बाकियों पर से कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार, ठीक है, पक्की तलपट की इक्विटी दायित्व पक्ष तैयार कीजिए। क्या बोला है, हमें इक्विटी दायित्व पक्ष तैयार करना है। तो याद होगा, मैंने इक्विटी दायित्व पक्ष का याद करने के लिए मैंने तुम लोग को बताया था। ठीक है, वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा इधर मैंने क्या कहा था कि इक्विटी दायित्व में, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखना, कि सबसे पहले तो हमारा इक्विटी दायित्व जो होता है वो मेन हेडिंग होता है। ठीक है, अब इक्विटी दायित्व में मैंने कहा था सबसे पहले हमारा क्या आता है, शेयर धारकों के भंडोल। क्या आएगा, शेयर धारकों के भंडोल। याद है मैंने ऐसा करके बताया था कि दायित्व के दो भाग होते हैं, एक शेयर धारकों के भंडोल होता है और एक दायित्व होता है। ठीक है, फिर इसमें भी दो होता है, फिर दायित्व में भी दो होता है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब, कि ठीक है, इक्विटी दायित्व हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा, उसमें हो गया शेयर धारकों के भंडोल, और उसमें दो चीजें आएंगी। मैंने कहा इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा हमारा शेयर पूंजी। क्या आएगा हमारा, शेयर पूंजी। और दूसरा आएगा हमारा अनामत और आधिक्य। दूसरा क्या आएगा, अनामत और आधिक्य। बस इतना अंतर है कि पिछली बार मैंने चार्ट के तौर पे बताया था, अब हमें पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको ये चार्ट भी याद है तो प्रॉपर फॉर्मेट बना लोगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी अगला काम हमारा क्या है, हम दायित्व की बात करते हैं। तो दायित्व में हमारा पहला क्या था, हमारा बिन चालू दायित्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बिन चालू दायित्व। क्या लिखेंगे, बिन चालू दायित्व। ओके, अब बिन चालू दायित्व में सबसे पहला हमारा क्या था, उधार ली रकम। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, उधार ली रकम तुम्हें पूरा लिखना है कि दीर्घकालीन उधार ली रकम। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था अन्य। ठीक है, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अन्य जिम्मेदारी। और लास्ट में क्या था हमारा, प्रावधान। क्या था हमारा, दीर्घकालीन प्रावधान। क्लियर है इतना। उसके बाद ये तो हमारा हो गया बिन चालू का। अब बात करते हैं चालू की। तो चालू में भी देखो क्या आएगा। ठीक है, तो अब चालू की बात करते हैं। तो चालू के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो हमारा मेन हेडिंग लिख दो। क्या लिखोगे, मेन हेडिंग चालू दायित्व। ये हो गया हमारा मेन हेडिंग। मैंने कहा था ये तीन चीजें तो कॉपी पेस्ट कर देनी, बस बीच में एक जगह रखना है इनके बीच में। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उधार ली रकम, लेकिन कौन सा, ये अल्पकालीन। तो उधार ली रकम। उसके बाद मैंने कहा था बीच में एक जगह छोड़ के यही पूरा लिख दो, अन्य जिम्मेदारी या अन्य दायित्व। ठीक है, लेकिन कौन सा होगा, ये अल्पकालीन, क्योंकि चालू दायित्व को एक और नाम बोलते हैं हम अल्पकालीन। तो ये याद रखना कि इसका एक और नाम होता है अल्पकालीन। और अन्य दायित्व के बाद क्या आएगा आपका, प्रावधान। कौन सा प्रावधान ही हो जाएगा, अल्पकालीन। तो प्रावधान तुम्हें पूरा फॉर्मेट लिखना है, मैं भले आधा लिख रहा हूं। अब मैंने ये कहा कि ये एक जगह छोड़ना है, और इसके लिए मैंने क्या बताया है आपको, व्यापारी देना। मैंने कहा था ना फॉर्मेट में इन तीनों के बीच में, मतलब ये जो लास्ट के दो तो लास्ट में ही जाने वाले हैं, इनके और इनके बीच में एक नाम और आता है व्यापारी देना। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट। ठीक है, और मैंने उसको चार्ट के तौर पे बताया है, तो अगर वो नहीं देखा तो उसको देख लेना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें फॉर्मेट लिखना आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने कहा था सबसे पहला जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा नोट नंबर का। क्या बनेगा हमारा, नोट नंबर। ठीक है, एक कॉलम तो ये बन गया ही है। एक मिनट, ये लाइन थोड़ा सा, हाँ, एक लाइन एक तो बन ही गया है हमारा। इसको थोड़ा और नीचे, और नीचे, हाँ। देखो, अभी इसको मैं थोड़ा और नजदीक लिख देता हूँ, ज्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। देखो, मेन क्या है कि ये हमारा मेन हेडिंग है। ठीक है, उसके अंदर हमारा नंबर एक ये है,
हमारा नंबर 2 ये है, और ये है हमारा नंबर 3। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसमें आएगा नोट नंबर, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो इसके लिए भी लाइन खींच दो, इसमें तो कोई एंट्री आने वाली नहीं है, तो इसकी कम लाइन खींचोगे, छोटा सा जगह रखोगे तो भी चलेगा। अब मेरे पास तो क्या स्क्रीन बड़ी है, तो मैं ज्यादा बड़ा जगह भी रख सकता हूँ, आगे पीछे कर भी सकता हूँ, पर तुम ज्यादा जगह नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। और रकम का मैंने कहा था 2 कॉलम रखना। ठीक है, रकम का 2 कॉलम क्यों रखना, एक हो जाएगा इंटरनल और इनर कॉलम हो जाएगा, और एक हो जाएगा आउटर कॉलम। ठीक है, तो मेरा लाइन जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उसके बाद क्या करोगे, अब तुम्हारा जो सवाल है वो सवाल को देखोगे। क्या करोगे, सवाल को देखोगे। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ देखते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। सबसे पहला पॉइंट है व्यापारी देना। तो व्यापारी देना तो क्लियरली दिया ही है, ये रहा व्यापारी देना। तो यहाँ पे व्यापारी देना में मैं लिख देता हूँ 30,000 रुपए। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। व्यापारी देना में कितना चला जाएगा, 30,000 रुपए। फिर अगला नाम क्या है, दीर्घकालीन प्रावधान। तो दीर्घकालीन प्रावधान तो देखो क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना चला जाएगा आपका 60,000 रुपए। जो रकम दिया है वही रकम हमें लिखना होता है। फिर अगला क्या है, अनामत और आधिक्य। तो अनामत और आधिक्य का भी हेडिंग डायरेक्टली दिया रहता है हमें। तो ये रहा हमारा अनामत और आधिक्य। रकम कितना दिया हुआ है हमें, 80,000 रुपए। ओके, तो डायरेक्टली मैंने वही लिख दिया। फिर अगला क्या है हमारा, अन्य चालू दायित्व। रकम है 25,000 रुपए, डायरेक्टली दिया हुआ है अन्य चालू दायित्व। तो चलो अन्य चालू दायित्व, चालू दायित्व मतलब ये रहा, और अन्य ये रहा। रकम कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा, अगला है उधार ली रकम, लेकिन कौन सा है, अल्पकालीन। तो अल्पकालीन उधार ली रकम, तो ये रहा। और रकम कितना है इसका, अल्पकालीन उधार ली रकम का है, रकम है 24,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है, तो उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद अगला है शेयर पूंजी। क्या है, शेयर पूंजी। तो शेयर पूंजी की मेन हेडिंग तो डायरेक्टली हमें दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लाख रुपए। ओके, उसके बाद अगला है हमारा अल्पकालीन प्रावधान। क्या है हमारा, अल्पकालीन प्रावधान कितना है, 35,000 रुपए। तो यहाँ पे अल्पकालीन प्रावधान यानी ये वाली में आ जाएगा। तो प्रावधान का ये रहा, और रकम कितना दिया हुआ है, 35,000 रुपए। ठीक है, कितना है, 35,000 रुपए। फिर उसके बाद अगला है दीर्घकालीन उधार ली रकम। देखो दीर्घकालीन उधार ली रकम, तो दीर्घकालीन मतलब बिन चालू में, और उधार ली रकम यानी पहले में। रकम कितना है, 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 रुपए। फिर अगला है अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। तो ये है अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, रकम है 76,000 रुपए। हम यहाँ पे लिख देंगे 76,000 रुपए। ओके, और इस तरह से हमने क्या किया, हमने सारे पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक है, अब अगला हमारा काम क्या होगा, टोटल करने का। तो टोटल कैसे करोगे, सबसे पहले ये वाला टोटल करोगे, इसका टोटल करके बाहर लिखो। इसका टोटल कितना हो रहा है, 2,80,000 रुपए। कितना हो रहा है, 2,80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस वाले का टोटल। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, 7 2 9 9 6 15, और 15 यानी 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2,56,000 रुपए। इसका टोटल हो रहा है 2,56,000 रुपए। तुम कैलसी में कर लेना, ठीक है, कंफर्म करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया, 2,56,000 रुपए। अब बात करते हैं तीसरा का। तो तीसरे का टोटल कितना हो रहा है, वो देखो, 5 5 10 10 4 14 यानी 4, फिर 3 2 5 2 7 7 3 10 यानी 1,14,000 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,14,000 रुपए। ये आ गया इसका टोटल, किसका आएगा, ये चालू दायित्व का। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो चेक कैसे करता है। सबसे पहला तो वो तुम्हारा ये रकम चेक करेगा। इसको थोड़ा ध्यान देना कि सबसे पहले वो क्या करेगा, ये रकम चेक करेगा जो यहाँ पे हमने बनाया है। तो वो तीनों मैच करेगा कि क्या आपका तीनों ये मैच हो रहा है। अगर ये तीनों मैच हो रहा है, हो सकता है कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि तुमने आगे पीछे तो नहीं लिख दिया है, फिर वो ये रकम ऐसे ऐसे मैच कर ले, हाँ भाई ये सही लिखा है। फॉर्मेट के कोई उनको फॉर्मेट मिलता है, जो आंसर शीट उनको मिल जाती है, इसलिए उनको पता रहता है कि क्या कहाँ लिखना है। ओके, लेकिन पहला वो क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि ये फॉर्मेट तुम एकदम प्रॉपर बनाओगे, और यहाँ पे प्रॉपर 2 लाख ऐसे ऐसे करके बाहर लिखोगे, तो उनको चेक करने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। और ऊपर हेडिंग दे देना भाई, वो मैंने दिया नहीं, क्या दे देना हेडिंग, पक्की तलपट या आर्थिक चिट्ठा। ओके, क्लियर इतना। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। और उसके बाद अभी मेन चीज तो बाकी है, वो मैंने किया ही नहीं। वो क्या है, इन तीनों का ग्रैंड टोटल, क्योंकि वो भी करना जरूरी है, मेन तो वही है। तो यहाँ पे टोटल करोगे तो 2 2 4 1 5 लाख हो रहा है, और इसका होगा 8 5 13 14 14 6 4 10, यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 1 6 6,50,000 रुपए। क्लियर है, तो इस तरह से ये आपका आया ग्रैंड टोटल। ये हो गया आपका कुल दायित्व या कुल इक्विटी दायित्व, कितना है, 6,50,000 रुपए।
ये लिखो या नहीं लिखोगे चलेगा, बस कुल लिख देना और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें हमारा हो गया पूरा दायित्व पक्ष का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये है हम लोग का दायित्व वाला सवाल। अब इसी बेस पे एक और सवाल करते हैं ताकि जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाए। अब मैं फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, अब मैं तुम्हें यहीं से सवाल समझाऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सवाल जो दिया है, पहले वो देखो बनाना क्या है। बनाना है इक्विटी दायित्व, है ना। बनाना क्या है, हमें इक्विटी दायित्व बनाना है। तो सबसे पहले क्या कहा कि फॉर्मेट बना लो। तो चलते हैं नीचे, हम सवाल में देखते हैं कि फॉर्मेट इन्होंने बनाया है। तो देखो फॉर्मेट कैसे करोगे, वही सेम टू सेम कि पहले क्या लिखोगे, शेयर धारकों के भंडोल, उसमें दो चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा आपका, शेयर पूंजी आएगा, अनामत और आधिक्य आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला हेडिंग क्या होगा हमारा, बिन चालू दायित्व। उसमें तीन चीजें आती हैं। एक आएगा आपका उधार ली रकम, फिर आएगा अन्य जिम्मेदारी या अन्य दायित्व, फिर आता है आपका दीर्घकालीन प्रावधान। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद बात करते हैं चालू दायित्व का। तो चालू दायित्व में पूरा वही फॉर्मेट बना लो, तीन तो ऊपर का कॉपी पेस्ट करोगे, यानी उधार ली रकम, चालू दायित्व और अल्पकालीन प्रावधान, ये कॉपी पेस्ट रहेगा। और बीच में बस एक्स्ट्रा एक बना देना है, व्यापारी देना। ठीक है, इसी वजह से मैंने जो पहला सवाल करवाया उसमें पूरा फॉर्मेट लिख दिया था, ताकि यहाँ पे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें फॉर्मेट लिख देना है। अब उसके बाद अगला काम क्या होगा, पहला काम होगा फॉर्मेट बनाने का। उसके बाद यहाँ से चीजें कॉपी पेस्ट करोगे। अब इसमें लिखा हुआ इक्विटी शेयर, अब ये कहाँ जाएगा, तो ये आपका जाएगा शेयर पूंजी में। मैं यहाँ साइड में लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, तुम क्या करोगे, आंसर में लिखते जाओगे, जो तुमने फॉर्मेट बनाया है तुम फॉर्मेट में लिखते जाओगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर पूंजी, ये कहाँ जाएगा आपका, शेयर पूंजी में। ठीक है, एक बार चेक करना है तो चेक कर लो कि शेयर पूंजी में गया कि नहीं। देखो गया ना, 2,60,000, ये देखो। ओके, क्लियर है? उसके बाद अगला नाम क्या दिया हुआ है, अगला नाम दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन। क्या दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन। अगर हमने लोन लिया है तो ये कौन सा लोन होगा, देखो तारीख नहीं दिया है, हम इसको क्या मान लेंगे, दीर्घकालीन। कौन सा लोन मान लेंगे, दीर्घकालीन उधार ली रकम। ठीक है, दीर्घकालीन उधार ली रकम। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हो मैच करने के लिए, ताकि तुम जब खुद से करना तो मैच कर लेना, नहीं तो तुम फॉर्मेट बना लो, मैं बताते जा रहा हूँ, तुम रकम उसमें लिखते जाओ। ठीक है, फिर अगला है सूचित डिविडेंड। देखो अब ये सूचित डिविडेंड कहाँ जाएगा वो समझते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सूचित डिविडेंड है वो हर साल बनाना पड़ता है। ये क्या है, हर साल का प्रावधान है। ठीक है, मैंने हर प्रावधान लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर साल, नीचे लिख देता हूँ साल। ठीक है, तो ये हर साल का प्रावधान है। मतलब ये है, पहले तो कंफर्म करो कि सूचित डिविडेंड एक प्रावधान है। अब प्रावधान हमारे पास दो होता है, एक दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन। तो ये कौन सा प्रावधान है, अल्पकालीन। तो ये कौन से में जाएगा, हमारा जो अल्पकालीन वाला हेडिंग है उसमें जाएगा। क्या है, अल्पकालीन प्रावधान। उसके सामने ब्रैकेट में लिख देना सूचित डिविडेंड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, अल्पकालीन प्रावधान। जैसे मैं यहाँ पे चीजों के सामने उनका नाम लिख रहा हूँ, वैसे ही फॉर्मेट में उनके सामने चीजों का नाम लिखना है। जैसे ये देखो सूचित डिविडेंड, देखो ब्रैकेट में लिखा है कि नहीं, जैसे मैंने वहां पे लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये आया कि नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन। ओके, तो इस तरह से हमें पूरा फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। उसके बाद अगला है देनी हुंडी। तो देनी हुंडी मैंने कहाँ बताया था, व्यापारी देना में। ये कहाँ जाएगा, व्यापारी, व्यापारी देना। उसके बाद अगला है आधिक्य। तो ये तो अनामत और आधिक्य वाला है, तो अनामत और आधिक्य वाला तो यहाँ वहां चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साफ साफ दिया ही है, अनामत और आधिक्य। ठीक है, फिर अगला है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड ये क्या है, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कर्मचारियों से जुड़ा हुआ जो प्रावधान होता है वो क्या होता है, आपका दीर्घकालीन प्रावधान होता है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, आपका दीर्घकालीन प्रावधान में। ठीक है, इसी वजह से मैंने जो पहला वीडियो बनाया था आर्थिक चिट्ठे वाला, उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, प्लस कौन कौन सी चीजें तुम्हें याद रखनी है। और देखो जो जो चीजें मैंने बताई हैं लगभग वही आ रही है। रीजन क्या है कि ये चैप्टर में लगभग चीजें फिक्स होती हैं। ठीक है, फॉर्मेट भी फिक्स होता है, ज्यादा वो लोग पूछते नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूँ इसको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, अब अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये भी हमने उधार लिया है, लेकिन ये कैसा उधार है हमारा, ये अल्पकालीन है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा अल्पकालीन प्रावधान। ठीक है, अभी बचा लास्ट, वेतन चुकाना बाकी। अभी जो चुकाना बाकी होता है ये हमारा अन्य जिम्मेदारी है। पर कौन सा जिम्मेदारी है, ये अन्य चालू है। ठीक है, अन्य चालू या अल्पकालीन। क्लियर है? तो इस तरह से ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। और बस तुम्हें अब करना क्या है,
तुम्हें बस यही करना है कि रकम जहां जहां जैसे जैसे जाएगा वहां लिख देना। और जिसके लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए तुम्हें बस करना क्या है, 1 मिनट यार, ये जहां पे कुछ भी नहीं है ना वहां पे तुम्हें बस ये ऐसे डैश कर देना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्या कर दोगे, बस ऐसा डैश कर दोगे। बाकी सेम टोटल वही, पहले इसका टोटल करो, फिर इसका टोटल करो, फिर इसका टोटल करो, और बाद में इन तीनों का ग्रैंड टोटल कर दो। ठीक है, ये तो भाई सेम टू सेम है। अब इसी के साथ एक और एग्जाम्पल करते हैं, और हमारा एग्जाम्पल नंबर अगला जो होगा वो हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर बुक में निकाल लो, निकालना हो तो एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो मैं भी निकाल लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8। हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है और इसमें पूरा सवाल दिया हुआ है। अब ये जो सवाल है वो किस चीज का है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित बाकियां विजय लिमिटेड की बही में से तारीख 31/3/2017 के दिन ली गई हैं, और इन बाकियों पे से कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार 31/3/2017 के दिन की पक्की तलपट की संपत्ति पक्ष का बनाना है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कौन सा, दायित्व पक्ष का था, ये कौन सा है, संपत्ति पक्ष का है। तो अब ये काम करते हैं, हम संपत्ति पक्ष का एक पहले फॉर्मेट हम खुद से बनाते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो इसका याद करने का तरीका जो मैंने बताया था वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने क्या कहा था कि जो संपत्ति होता है, संपत्ति में 2 तरह की संपत्ति होती है। तो पहले तो हम मेन हेडिंग लिखते हैं संपत्ति। पहला मेन हेडिंग क्या होगा, संपत्ति। मैंने कहा था संपत्ति में 2 तरह की संपत्ति है, एक है बिन चालू संपत्ति। क्या है, बिन चालू संपत्ति। फिर दूसरा क्या होता है आपका, चालू संपत्ति। तो ये मैं नीचे लिख देता हूं, चालू संपत्ति। ठीक है, 8-9 लाइन छोड़ के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिन चालू संपत्ति ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसमें सबसे पहले आता है आपका स्थायी संपत्ति। इसको ए में नाम दे देता हूं, क्या लिखोगे, स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति में भी जो आता है उसमें पहला आएगा दृश्य और दूसरा क्या आएगा, अदृश्य। देखो पहले फॉर्मेट ही फॉलो कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दूसरा क्या होता है, ये तो स्थायी संपत्ति हो गया। दूसरा क्या होता है, मैंने बताया था विनियोग। लेकिन कौन सा विनियोग होगा, ये बिन चालू। बिन चालू का मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि दीर्घकालीन विनियोग होगा, जो हमने अलग अलग कंपनियों में किया होगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, विनियोग के बाद लोन और धिराण। लेकिन कौन सा लोन और धिराण होगा, ये दीर्घकालीन। ठीक है, लोन और धिराण। 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्या था, अन्य बिन चालू संपत्तियां। तो मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अन्य संपत्तियां। ये हमें याद रखना है, ये हो गया हमारा बिन चालू संपत्ति का फॉर्मेट। फिर मैंने कहा था कि ये जो लास्ट के 3 हैं वो 3 तो हमें कॉपी पेस्ट कर देना है। कैसे कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने बोला था, सबसे पहले इसमें क्या लिख दोगे, विनियोग। क्या लिखोगे, विनियोग। और बाकी के जो 2 हैं वो सबसे लास्ट में लिखोगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा, लोन और धिराण। ठीक है, उसके बाद अगला नाम क्या दिया हुआ है, अन्य। लेकिन कौन सा है, अन्य चालू संपत्ति। तो मैं ये पूरा नाम ही लिख देता हूं, अन्य चालू संपत्ति। अब सवाल ये है कि बीच में जो 3 जगह है वो जगह मैंने क्यों छोड़ा है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, माल सामग्री। क्या आएगा हमारा, माल सामग्री। उसके बाद मैंने क्या कहा था, क्या आएगा इसके अंदर, उसके बाद आएगा हमारा, जैसे उसमें व्यापारी देना था, इसमें क्या आएगा, व्यापारी लेना। फिर अगला क्या होगा हमारा, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। क्या होगा, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये संपत्ति का फॉर्मेट। अब अगला काम क्या करना है हमें, अगला काम हमें करना है, बस हमें यहाँ पे तुम लोगों को लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचनी, तो चलो मैं बता देता हूँ, लाइन खींच के दिखा देता हूँ। ओहो, चलो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। फिर ये बात करते हैं दूसरा लाइन। ये पहला लाइन किस बात का होगा, नोट नंबर। ठीक है, ये जो भी खींच रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें 2 रकम बनानी है कॉलम के लिए, रकम के लिए 2 कॉलम बनेगी। तो ये रहा हमारा कॉलम। अरे बस 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 बस, रुक जा भाई। ठीक है, अब हम बस नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला, अरे यार 1 मिनट, सबसे पहला हमारा क्या होगा, नोट नंबर। तो मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, नोट नंबर। कलर तो चेंज कर दिया लेकिन बहुत मोटा लिखा रहा है, तो पतला कर देते हैं। फिर 2 अगला होगा रकम
और ये भी क्या होगा, रकम। ठीक है, 2 कॉलम होगा, ये याद रखना है बस। ये हमारा फॉर्मेट हो गया। और ऊपर हमें क्या लिखना है कि जो नाम दिया है अगर सवाल में, तो नाम लिखोगे जैसे विजय। ठीक है, हमारा सवाल में नाम क्या है, विजय है ना, हाँ ठीक है। ओ नहीं, विजय, हाँ विजय ही है। विजय लिमिटेड की 31/3 के दिन की पक्की तलपट, बस वही लिख देना है। ठीक है, तो पूरा मैं नाम लिख देता हूँ, विजय लिमिटेड की तारीख 31/3/2017 के दिन की पक्की, इससे थोड़ा लिख के नहीं बना इस कलर से, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेडिंग। ओके, अब उसके बाद हमें बस करना क्या है, हमें सवाल में जाना है और वहां से हमें रकम को चीजें देखनी है। तो जैसे मैंने बताया था, हमें वही चीजें फॉलो करनी है। पहला हमें क्या दिया गया, स्थायी संपत्तियों में लिखा गया है दृश्य। तो स्थायी संपत्तियों में दृश्य है, तो उसमें चल के हम इनर कॉलम में रकम लिखते हैं 8 लाख रुपए। कितना लिखेंगे, 8 लाख रुपए जो दिया हुआ है। फिर दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष 60,000 रुपए। तो रोकड़ और रोकड़ समकक्ष के सामने चल के लिखते हैं हम 60,000 रुपए। ठीक है, फिर अगला नाम क्या दिया हुआ है वो चलते हैं देखते हैं। तो अगला नाम हमारा है दीर्घकालीन लोन और धिराण, कितना है, 34,000 रुपए। तो दीर्घकालीन लोन और धिराण कितना है, 34,000 रुपए, बस हमें वही लिख देना है। उसके बाद अगला अगला हमें दिया हुआ है माल सामग्री 43,000 रुपए। ठीक है, तो माल सामग्री का तो मेन हेडिंग है, और बस उस हेडिंग में हमें क्या लिखना है, माल सामग्री 43,000 रुपए। फिर अगला नाम है अन्य बिन चालू संपत्तियां, क्लियरली दे दिया है 31,000 रुपए। तो अन्य बिन चालू संपत्तियां कितना है, 31,000 रुपए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31,000 रुपए। फिर अगला है बिन चालू विनियोग, देखो बिन चालू विनियोग कितना है, 27,000 रुपए। अब मैं वहां लिख दिया 27,000 रुपए। ठीक है, उसी के साथ अगला बढ़ते हैं। अगला है चालू विनियोग। चालू विनियोग कितना है, 29,000 रुपए। तो ये रहा चालू, ये रहा विनियोग, और ये रहा हमारा 29,000 रुपए। क्लियर है। उसके बाद है व्यापारी लेना। तो व्यापारी लेना कितना, 56,000 रुपए। तो व्यापारी लेना 56,000 रुपए, मतलब ये हो गया यहाँ पे। ओके, एक मिनट यार, हाँ चल रहा है चल रहा है। ये कितना हो गया, 56,000 रुपए व्यापारी लेना। उसके बाद अगला है हमारा अल्पकालीन लोन और धिराण। तो देखो लिखा क्लियर है, अल्पकालीन। तो ये रहा हमारा अल्पकालीन लोन और धिराण, कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्पकालीन लोन और धिराण 40,000 रुपए। उसके बाद अगला है अन्य चालू संपत्तियां। तो अन्य चालू संपत्तियां कितना है, 10,000 रुपए। तो उसमें 10,000 लिख दिया। और लास्ट में दिया है हमारा स्थायी संपत्तियां, और लिखा हुआ है अदृश्य। तो चलते हैं स्थायी संपत्ति में, और अदृश्य में जाके लिख देते हैं हम 50,000 रुपए। और इस तरह से हमारा जो है वो संपत्ति का पूरा खत्म हो गया। अब अगला काम क्या होगा, जैसा मैंने कहा था, हमें अगला काम होता है टोटल करने का। तो टोटल करने का जो होगा वो ये होगा कि इस मेन का टोटल हम करके बाहर लिखते हैं। उसके बाद इस मेन का टोटल करके हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। ठीक है, इस मेन का टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे, और फिर दोनों का जो ग्रैंड टोटल होगा वो यहाँ हो जाएगा। ओके, तो टोटल करते हैं, हमारा कितना होगा, 8,50,000, 8.5। फिर इसको 27,000 जोड़ो, फिर 34 जोड़ो, फिर 31 जोड़ो, तो ये हो गया हमारा 9,42,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 9,42,000 रुपए। और उसी के साथ हम जब 29,000 प्लस 43 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 2,38,000 रुपए। कितना आएगा, 2,38,000 रुपए। और जब टोटल करने जाओगे तो 9,42 प्लस 2,38, तो ये हो जाएगा आपका 11,80,000 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 2 11, 8 2 10, और 4 3 7 1 8, 11,80,000 रुपए। क्लियर हो गया। और ये हो गया आपका कुल। ठीक है, और इसी के साथ हमारा संपत्ति पक्ष का एक सवाल खत्म हुआ। अब देखो एग्जाम में जो हमें आएगा ना, वो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पूछे दायित्व और संपत्ति का, हो सकता है पूरा हाथी चिट्ठा पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें अपने फॉर्मेट पे अड़े रहना है। वो तुम्हें बोलेंगे कुछ भी, हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट पे अड़े रहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ एक और सवाल है, उदाहरण नंबर 9। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 9 है, इसको हम देखते हैं। और इसके लिए मैंने क्या कहा कि तुम अपना पहले फॉर्मेट तैयार कर लो। ठीक है, तो जब हम फॉर्मेट तैयार करेंगे तो फॉर्मेट में क्या आएगा, फॉर्मेट में बोल देता हूँ, तुम नोटबुक में बनाते रहोगे। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा सबसे पहले दीर्घकालीन संपत्ति, सॉरी
बिन चालू संपत्ति, हम दीर्घकालीन नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिन चालू संपत्ति। अब बिन चालू में जो हमारा पहला हेडिंग होता है वो क्या होता है हमारा स्थायी संपत्ति का। स्थायी संपत्ति में भी पहला हेडिंग होगा हमारा दृश्य, दूसरा होगा अदृश्य। फिर उसके बाद क्या आता है विनियोग, विनियोग के बाद क्या आता है लोन और धिराण। तो यहाँ पे मैं दिखाते भी जाता हूँ ताकि तुम्हारे रिवाइज होता रहे। स्थायी संपत्ति, स्थायी के बाद क्या आएगा दृश्य, उसके बाद अदृश्य, फिर क्या आएगा बिन चालू, विनियोग, फिर लोन और धिराण, और क्या मैंने बोला था अन्य बिन चालू संपत्तियां या अन्य संपत्तियां। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं चालू संपत्ति में, तो पहला तो वही सेम होगा और लास्ट के दो सेम होंगे, ठीक है, पहला और लास्ट के दो क्या होगा ऊपर के तीन का सेम होगा। फिर बाद में बीच में जो है माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, ठीक है। तो बस इतना चीजें आपको याद रखना है फॉर्मेट में। अब अगला काम हमारा होगा कि चीजें पढ़ते जाओ और उसमें लिखते जाओ। तो मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखाता जाऊंगा कि कौन कहाँ जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें रकम अंदर लिखनी है। पहला दिया है मिलना बाकी ब्याज, तो मिलना बाकी ब्याज, तो अभी देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है वो समझो। तो पहले तो हम क्या क्लियर करते हैं कि भाई ये संपत्ति है, ठीक है। अब संपत्ति में भी ये कौन सी संपत्ति है वो क्लियर करो। तो मिलना बाकी ब्याज तो भाई ये रोज रोज का है ना, ऐसा तो नहीं कि 5-6 सालों का ब्याज बाकी रहता है। तो मतलब एक तो क्लियर हो गया ये चालू संपत्ति होगा। संपत्ति में भी क्या होगा ये चालू संपत्ति होगा। ओके चलो ये भी क्लियर हो गया। लेकिन चालू संपत्ति में भी सर 6 कॉलम है, तो अब हम क्या करें। तो चालू संपत्ति में पहला है विनियोग, पॉसिबल नहीं है। माल सामग्री तो बिल्कुल नहीं है। व्यापारी लेना तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये हमारा रोकड़ और रोकड़ समकक्ष है? सर बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये हमने लोन किसी को दिया? नहीं सर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अन्य बिन चालू अन्य चालू संपत्तियां। तो इस तरह से भी तुम सवाल को करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बस तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी कॉलम का है। प्लांट और यंत्र संपत्ति ये क्लियर है, ठीक है। प्लांट यंत्र तो दीर्घकालीन ही होगा। अब दीर्घकालीन में हमारा जो पहला स्थायी उसमें जाएगा हमारा दृश्य। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्थायी वाले में जाएगा, लेकिन स्थायी में भी किस में होगा ये दृश्य में होगा। फिर रोकड़ हाथ पर तो साफ साफ दे ही दिया है। ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क क्या हो जाएगा हमारा ये अदृश्य संपत्ति, ठीक है। कौन सा हो जाएगा ये हमारा अदृश्य संपत्ति। देनदार, तो देनदार तो हमें क्लियरली लिख पता है कि ये कहाँ जाएगा व्यापारी लेना में। कहाँ जाएगा व्यापारी लेना में। उसका बाद है 10% की नर्मदा बॉन्ड। क्या है 10% की नर्मदा बॉन्ड। देखो नर्मदा बॉन्ड है, इसका मतलब हमने क्या किया है विनियोग किया है। एक चीज तो क्लियर है कि हमने क्या किया है विनियोग किया है। बस अब क्लियर करना है कि ये अल्पकालीन है या दीर्घकालीन। इसमें कुछ तारीख नहीं लिखा है, कुछ ब्रैकेट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो तो हम उसको हमेशा क्या मानेंगे दीर्घकालीन। क्या मान लेंगे उसको हमेशा दीर्घकालीन, ठीक है। उसके बाद आया फुटकर भाग। तो याद होगा मैंने समझाया था, 2-3 चीजें याद रखने के लिए बोली थी मैंने। फुटकर संपत्ति और फुटकर भाग ये हमारा कहाँ जाता है माल सामग्री में, ठीक है। जो ये पेना और क्या बोलते हैं पिचकस सब सारी चीजें होती है ना, नट बोल्ट, वो सारी चीजें। फिर टेलीफोन डिपॉजिट, तो टेलीफोन डिपॉजिट मतलब हमने किया होगा, ठीक है। हम संपत्ति हो गए तो क्लियर है। अब ये अल्पकालीन है कि दीर्घकालीन है वो समझ लो। ये हमने क्या किया है हमने डिपॉजिट किया जिसको हम एडवांस बोलते हैं, ठीक है। विनियोग नहीं है, हमने विनियोग नहीं किया, ये क्या हमने एडवांस दिया है जिसको हम धिराण है, ठीक है, लोन और धिराण। तो ये अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है वो बस क्लियर करना है। अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है। तो बेसिकली जो टेलीफोन डिपॉजिट होता है वो क्या होगा हमारा दीर्घकालीन। तो ये चला जाएगा आपका दीर्घकालीन लोन और धिराण में। किस में जाएगा ये दीर्घकालीन लोन और धिराण। वैसे भी मैंने फॉर्मेट जब याद करवाया था तो मैंने उसमें बताया था कि 3 ही चीजें आती हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और एक आया था सार्वजनिक डिपो, नहीं हाँ नहीं सार्वजनिक डिपॉजिट नहीं था, रुक जाओ कौन सा था, 1 मिनट, कस्टम डिपॉजिट था, ठीक है। सार्वजनिक तो हम स्वीकार करते हैं, कस्टम डिपॉजिट था। उसके बाद अगला है म्यूचुअल फंड के यूनिट। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट ब्रैकेट में लिखा हुआ है काम चलाओ। देखो म्यूचुअल फंड है तो पहला तो हमें पता है कि विनियोग है, और साथ में ब्रैकेट में लिख दिया है काम चलाओ। काम चलाओ का मतलब ये क्या हो जाएगा अल्पकालीन विनियोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका अल्पकालीन विनियोग। और इसी के साथ हमारा ये सवाल भी खत्म हुआ। बस हमें करना क्या है रकम लिखनी है और टोटल करना है। और जो रकम नहीं आया उसमें तुम क्या कर दोगे डैश कर दोगे। जैसे देखो इसमें कुछ भी नहीं आया, अल्पकालीन लोन और धिराण में कुछ भी नहीं, तो बस डैश करके तुम्हें टोटल करके सवाल खत्म कर देना है, ठीक है। तो ये था हमारा आर्थिक चिट्ठी का फॉर्मेट, ठीक है। ये मैंने दोनों अलग अलग इसलिए बताया ताकि तुम्हें दोनों का फॉर्मेट अलग अलग याद हो जाए। फिर अब अगला जो हमारा सब वीडियो होगा उसमें हम पूरा सवाल पढ़ेंगे। देखो जैसे ये जो सवाल दिया है ये पूरा फॉर्मेट का दिया है, ठीक है। तो 2 सवाल इसमें खत्म कर लेंगे जो एग्जाम में आते हैं, एक ये हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज का, ठीक है। 2 सवाल हम लोग खत्म कर लेंगे और दोनों का मैं फॉर्मेट बना के बताऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। उसमें भी याद हो जाएगा एक बार करेंगे तो, ठीक है। मैं दोनों का फॉर्मेट फटाफट बना दूंगा, बस हमने रकम उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है।
और उसके बाद हमारा बचेगा आर्थिक ये लाभानी खाते का, तो लाभानी का खाते का भी हम उसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये 2 से 3 वीडियो में यानी 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि तब तक के लिए तुम्हें बस क्या करना है, मैंने कहा था थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाना है, और वो सपोर्ट क्या है वो मैं बता देता हूँ फिर से। हमें क्या करना है, थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ा लाइक कर देना, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ओके, क्लियर है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।